लेकिन हमारी जो डिफेंस से रिलेटेड पावर वो एक सुर में हमने दुनिया को बता दी। जब ब्रह्मोस गिरा ना, उसके बाद पाकिस्तान को कहना पड़ा प्रभु हम आपकी शरण में हैं। आपका शायद एक संदर्भ था जिसमें कि भारत के साथ कौन है। मैं अगर आपको स्पष्टता से कहूँ, भारत के साथ ये चाइना भी जानता है कि वो भारत से व्यापार कर सकता है लेकिन युद्ध नहीं कर सकता। पाकिस्तान के साथ तीन समस्याएं हैं। एक तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सरकार नहीं है। तीसरा ऐसा है जैसे कोई नशेड़ी जिसको रात में कोई पीटे बहुत बुरी तरह से और सुबह जाके वो घर घर जाके गए साहब हम तो जीत गए साहब हम तो जीत गए। दुनिया को ना अपने जूते की नोक पर रखता है अमेरिका। ट्रम्प तो एक तरह का ऐसा चरित्र है कि, और वो बड़ा मुंह फट भी है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को 4 बार किसी स्टेटमेंट को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक इतिहास में। अमेरिकन इलेक्शन हो रहा है, एक बुलेट आपको लगती है, बस ऐसे टच करके जाती है। बट वो तो बहुत क्लोज कॉल था यार। कुछ घटनाएं प्रायोजित होती हैं और कुछ घटनाओं को, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और आप देख रहे हैं कि हमारा जैसे फॉरेन डेलीगेशन गया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। हम पूरी तरीके से हर जगह पाकिस्तान की थू कराने के लिए तैयार हैं और हमें करवाना भी चाहिए, बिकॉज जिस तरह का रोग नेशन वो है। और यही सब चीज़ों का डिस्कशन आज हमने इस पॉडकास्ट में किया है कि क्या क्या हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अमित तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म स्टडीज में, एंड ही इज सो कीनली लुक एट जियोपॉलिटिक्स। ही इज अमेजिंग जिस तरीके का वो कंटेंट बनाते हैं और जिस तरह की वो नॉलेज रखते हैं। इस पॉडकास्ट में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पता चलेगा कि इस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या हुआ है। एज एन इंडियन आपके लिए कौन सी बातें इस बारे में जानना जरूरी है। बिफोर यू गेट इनटू पॉडकास्ट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज उससे हमारी बहुत मदद होती है। थैंक यू सो मच अमित सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम बहुत दिन से ये बातचीत करना चाहते थे और क्या ज़बरदस्त टॉपिक जिस पे हम बातचीत करने वाले हैं वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डायनेमिक्स बहुत तरीके से बदले हैं। जैसे अभी आप ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि बहुत सारे आयामों पे बदले हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नेशनलिज्म हो विद इन इंडिया। और साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आया है कि इंडिया के साथ कौन है कौन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं इस पूरे इस सिचुएशन के बाद में। इंडिया की क्या पोजीशन है अब और क्या कुछ हो रहा है, तो आपके हिसाब से क्या बदला है इंडिया के लिए? सबसे पहले तो श्रवण जी बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पेशल इनविटेशन के लिए। और इस प्लेटफॉर्म पर मैं आने के लिए बहुत समय से इंतज़ार भी कर रहा था, या ये कहें कि एकेडमिक टॉक्स हैं, मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। और जो विषय अभी चल रहा है भारत बनाम पाकिस्तान, अब आपका प्रश्न थोड़ा सा ना बहुत व्यापक है और इसको बहुत व्यापक संदर्भों में भी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए इसका कारण, जैसे आपने जो कंक्लूसिव क्वेश्चन पूछा, वो जो कहा कि भारत को इससे मिला क्या है। देखिए, एक घटना, उसके बाद घटनाक्रम का बदलना और उन घटनाक्रमों से बहुत सारे पैटर्न सेट होना जियोपॉलिटिक्स में, ये एक रवायत है। और जब आप भारत की बात करते हो, ऑपरेशन सिंदूर से हमने जो हासिल किया वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक क्लियर कट मैसेज हमने दिया है। कहने वाले कुछ और भी कहेंगे। पाकिस्तान की जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है वो अलग तरह से, आधिकारिक तौर से वो क्या कह पाते हैं और बाकी उनके पपेट्स जो सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं या दुनिया भर में उसकी रेंज क्या है, वो अलग है। लेकिन भारत ने एक बात बताई कि डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि दुनिया में भारत की क्या इकोनॉमिक पावर है, क्या हमारा जो पॉलिटिकल पावर है, लेकिन हमारी जो डिफेंस से रिलेटेड पावर है वो एक सुर में हमने दुनिया को बता दिया। जब ब्रह्मोस 11 तारीख या 10 तारीख में गिरा ना, उसके बाद पाकिस्तान को कहना पड़ा प्रभु हम आपकी शरण में हैं, सीज फायर कर लो। और इसको लेकर भी कितनी कहानियां आपने शायद सुनी होंगी। तारामंडल में, ब्रह्मांड में बहुत सारी कहानियां थी जिसको लेकर एक किस्म की रवायत अमेरिका से चालू हुई कि साहब मैंने बंद कराया, रात भर 48 घंटे बातचीत चली और कितने कथानक गढ़ने की प्रयास किया गया। ये कथानक दरअसल बताते हैं कि इस पर्सपेक्टिव में दुनिया ने क्या रोल अदा किया है। तो इससे क्या समझ में आता है कि क्यों एक बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाया जा रहा है कि क्या हुआ था उस दिन, सीज फायर होने के पीछे क्या असली वजह थी? देखो, आपको इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं हमारी ऑडियंस के लिए। आपने कहा कि सीज फायर क्यों हुआ, मैं तो ये कहूँगा सीज फायर क्यों नहीं होगा। आप देखिए, हम एक ऑपरेशंस में थे, हमने घोषित कोई युद्ध नहीं घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री मोदी साहब इस तरह के व्यक्तित्व के धनी हैं कि वो इस बात को बड़े अच्छे से कैच करते कि 8 बजता और कहते भारत के नागरिकों, भारत ने पाकिस्तान से युद्ध कर दिया। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हमने जो कुछ किया, हमारी सेना ने 7 तारीख की सुबह, मतलब जो 6 और 7 की दरमियानी रात थी, और सुबह 11 बजे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हमारी 2 नारी शक्तियाँ और एक ऑफिशियल वहाँ पर आ गए, जो ऑफिशियल विदेश मंत्रालय के थे। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्या मैसेज दिया आर्मी के माध्यम से? ये एक बहुत ही प्रोसाइज, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी अटैक था। ये ऑपरेशन था, ये कोई युद्ध नहीं था। Correct. और उसके बाद ये तो होना था। और आप इससे पहले की पृष्ठभूमि समझिए, 22 अप्रैल को जो हो गया, उसके बाद 2 दिन तो ऐसा चला कि अगले दिन जैसे कोई बालाकोट वाली स्ट्राइक की तरह भारत कुछ करेगा। फिर मीडिया ने कहा कि भारत में अब कुछ नहीं हो रहा है, पार्लियामेंटेरियंस भी इस बारे में कहने लगे, मीडिया हाउसेस ने कहा। फिर अमित शाह साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि भारत तो बहुत कुछ करने जा रहा है इस प्रक्रिया में, जो जनता कह रही है वैसा ही होगा, राजनाथ साहब ने कहा। तो आप समझने का कोशिश करिए कि एक रिटेलिएशन हमने करना था, और भारत ने तब भी कहा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कहा कि भाई हम जो करना चाह रहे थे हमने कर दिया। करेक्ट, क्योंकि हमने कोई युद्ध की बात नहीं की थी। और अगर आपने कहा कि युद्ध का ये जो चल रहा था उसका सीज फायर होना था, सीज फायर उन्होंने कॉल किया, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इस फ्रंट पर भारत उनसे बहुत हावी है, भारी है, दरअसल कहना चाहिए। तो ट्रंप क्यों क्रेडिट मांग ले जा रहा है हर चीज़ का? उसको चाहिए ही क्यों? मतलब देखिए, ये एक सवाल है जो हर एक के, इंडियंस के नहीं, पूरी दुनिया में सब लोगों का मैटर ऑफ कंसंट्रेशन बना हुआ है। क्यों? ट्रंप को क्या पड़ा है कि भारत का प्रधानमंत्री, अब आपको नहीं लगता कि मैं फिर से उस बात को दोहराऊं कि प्रधानमंत्री साहब आते, और प्रधानमंत्री हमारा जो मोदी साहब का नेचर रहा है वो हर वक्त इस तरह का रहा है कि वो मीडिया से लाइमलाइट लेते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया। डीजीएमओ लेवल पर बात हुई, और डीजीएमओ लेवल की बात को सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक लाइन के अंदर बोला। शायद मुझे याद है 10 तारीख या 11 तारीख की शाम हो रही थी कि 3 बजे इस तरह से बात हुई है, और जो है डीजीएमओ लेवल ने कहा है सीज फायर के लिए, तो सीज फायर 5 PM ऑनवर्ड्स हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने उसको माना नहीं माना वो एक अलग बात। उस दिन भी गोले बरसे। अब हम जो आपका एक विस्तृत प्रश्न था ना, मैं विस्तृत इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें लेयर्स हैं जी। हमने सीज फायर क्यों किया? हमने तो युद्ध ही नहीं किया। सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि भारत का एस्केलेशन बढ़ रहा था, और ये इतने बड़े लेवल पर बढ़ जाता कि शायद वो एक बहुत बड़े वॉर का रूप ले लेता, पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस बात को मैं एक एकेडमिशियन के तौर पर अगर आपको बताऊं तो युद्ध से नुकसान हमें भी होता है, लेकिन जब ये इस तरह की चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं तो शायद फिर ये हमारे पैटर्न में रहता नहीं। अमेरिका क्यों क्रेडिट ले रहा था, इसके कई प्रश्न हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है वो एक तरह के आत्ममुग्धता, एक हिंदी में शब्द है जिसको हम नार्सिज्म कहते हैं, वो व्यक्ति वैसा है, इतना ज़्यादा कि उसे सुबह शाम लगता है। दूसरा, उन्होंने मीडिया में हाइप रखने की बात सोची। भारत का प्रधानमंत्री नहीं कह रहा, आप कह रहे हो, सोशल मीडिया पे कह रहे हो, फिर सुबह आ जाते हो, फिर शाम को आ जाते हो। तो वो करने का जो पर्सपेक्टिव है, जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में आने से पहले कह दिया कि भाई मैं जो है 24 घंटे के अंदर यूक्रेन रशिया वॉर रोक दूंगा। अब उन्होंने जो मैसेज दिया, आप ट्विटर पे या एक्स पर पढ़ा होगा, वहाँ उन्होंने स्पष्टता से कहा कि भाई 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच का हमने सीजफायर कराया और अच्छा है, उनको अकल आ गई। मतलब उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया। यहाँ तक भी कह दिया जो हमने कभी कहा नहीं। शायद क्रिटिसिज्म हमारे मीडिया का भी करना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने उसका उस तरह से खंडन नहीं किया। क्या कहा गया था कि भारत को लेकर मध्यस्थता के लिए हम किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को बुलाएंगे, जबकि भारत की तरफ से विदेश मंत्री साहब ने स्पष्टता से कह दिया था कि हम बात करेंगे। और अगर आप उस समय मीडिया देख रहे हो, मैं तो काफ़ी इन्वॉल्व था इस मैटर में मीडिया के साथ, अपने कंटेंट को लेकर भी। क्लैरिटी से भारत ने 2 बातें उस दोपहर में करी थी। एक तो हम हमारी जो युद्ध की रणनीति है, वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, हम उसे मानेंगे जो भारत के खिलाफ आतंकवाद होगा। ये हमने अपना एक तरह से पॉलिसी चेंज करी। दूसरी बात, हमने कहा सीज फायर करके पूछा जाएगा आपने पाया क्या। हमने तो प्रिसाइज तरीके से अटैक किया था।
वो आतंकवादी मार दिए जिन्होंने नृशंस हत्याएं की थी। भारत एक सार्वभौम देश है, हमने अपना बदला लिया, लेकिन उसके आउटरेज में पाकिस्तान ने जो कुछ किया, और वो भी उनके अपने वेपन से नहीं किया, उनमें मुखी भी खाई, और उनमें उन्हें एक शब्द है शायद इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ कि नहीं, औकात उनको समझ आ गई कि भाई इनके पास बड़ी मिसाइल्स हैं। ब्रह्मोस का इस्तेमाल, नूर खान एयरबेस उड़ गया, रावलपिंडी में अगला उसी शाम मैच था, मैच नहीं हुआ PSL का। हालांकि हमारे यहाँ भी फिर मैच वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि हम इस सेंटिमेंट में थे कि भाई क्रिकेट बड़ा नहीं है हमारे लिए, ये मोमेंट बड़ा है। और इस मोमेंट से निकालने की बात, मैं तो कहूँगा कि अमेरिका ने उनकी मदद की। मैं नहीं कहता कि मध्यस्थता नहीं होगी, ये मेरा अपना व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत मत है, लेकिन इस बात को भी स्पष्टता से समझिए श्रवण जी कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। किसी भी तरीके से इन पावर्स को बहकाना, भारत बहकावे में नहीं आ रहा। और इस बात को हम इस तरह से कहें कि ट्रम्प साहब को क्या लग रहा था कि वो बार बार इस मामले में आगे आ रहे थे, केवल क्रेडिट लेना, और जिस तरह से पाकिस्तान को पूर्व नियोजित तरीके से अमेरिका, चाहे वो ट्रम्प हो, बाइडन हो, या उससे पहले के अमेरिकी प्रेसिडेंट्स हो, जो सो कॉल्ड ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन की राजनीति उस समय होती थी, और उसमें जो पाकिस्तान अपने आप को मोहरा बना पाया, ये उसका आउटकम था। और पाकिस्तान के पास अगर आप कहें कि भाई उनके पास $1.2 बिलियन तो 11 तारीख को सैंक्शन हुआ है। आप इसके पीछे की यार कहानी समझिए। अब लड़ाई वो लड़ कहाँ से रहे हैं, अपनी ज़मीन गिरवी रख के कर रहे हैं, और ये फैक्ट है। इसमें कई लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि सर आपके पास क्या डेटा है कि आप इस तरह से बोल रहे हो। आप उनकी इकोनॉमी को समझिए और हमारी इकोनॉमिक सुदृढ़ता को समझिए। चाइना के पास भी एक रीज़न है पाकिस्तान को बैक करने का, और तब तक जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, उन्होंने स्पष्टता से नहीं कहा कि हम भारत के अपोज में खड़े, हम तटस्थ हैं। अलग बात है तुर्की ने शायद अपने ड्रोन भी दिए और वेपन्स भी दिए, और बाद में उससे पहले वो मुकर गया, एक पोर्ट आया था। आपके प्रश्न को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ कि आपने कहा कि इस सब में आप कह रहे थे कुछ, इस सब में भारत को सीज फायर के उस पे, हाँ, तो सीज फायर में भारत को मिला क्या? भारत ने तो युद्ध बंद के लिए एग्रीमेंट दिया है, भारत ने डिमांड नहीं की है। और अगर भारत वो जो कॉल ऑफ सीज फायर था वो उनकी तरफ से था। हाँ। इसको हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि हमने जो करना था वो कर लिया। और इस बात को समझने की जरूरत है, अगर भारत में युद्ध घोषित होता तो देश का रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री करता है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी साहिबा ने हमारे ऑल इंडिया रेडियो पर बोला कि पाकिस्तान ने युद्ध शुरू कर दिया है और अब हम इसको बहुत अच्छे तरह से जवाब देंगे, और 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। करेक्ट। लेकिन आज की जो पॉलिटिकल स्थितियां हैं वो शायद वैसी नहीं हैं युद्ध को लेकर। हमारे यहाँ भारत में कुछ रिसर्चर कह लें, एकेडमिक्स के लोग कह लें, या अर्थतंत्र के लोग कह लें कि भाई इसमें नुकसान हमारा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसको अगर और मैं अभी और हमने जापान को सरपास किया है कि भाई हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बने हैं दुनिया में। अब आप ये देखिए कि आपने जब ये कहा कि जापान को सरपास किया है, जापान इज नॉट ए नॉमिनल इकोनॉमी, दे आर एट पार। दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है जापान। अलग बात है कि हमने जिस समय ये रिकॉर्ड IMF ने दिए, एक तरफ IMF $1.2 बिलियन के लोन सैंक्शन कर रहा था, 11 सैंक्शंस लगाए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, और दिया भी क्यों गया इसमें आपको अमेरिका का रोल समझना पड़ेगा, आपको नेटो के रोल को समझना पड़ेगा। टर्की तो एक चेहरा है नेटो का। रशिया की तरफ से एक बड़ी बात निकल के आई, आपने हम सब ने इस पर अपना दृष्टिपात किया होगा कि नेटो के बारे में समझो। रशिया ने अभी कल का या परसों का, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इससे पहले का स्टेटमेंट है कि वो एक ट्राई नेशन एसोसिएशन, जिसे एक रशियन वर्ड है, मैं ठीक से नहीं बोल पाऊँगा तो नहीं बोल रहा, एक एसोसिएशन, एक अलाइंस हुआ करता था मनमोहन सिंह या अटल बिहारी सरकार के समय से, जिसमें रशिया, चाइना और भारत 3 ग्रुप थे, और ये कॉम्बैट कर रहे थे अमेरिका के असर। अच्छा। और दुनिया की जो अर्थतंत्र में उसके बाद ब्रिक्स आया या कुछ और सार्वभौम अलाइंसेस हुए जिनसे अमेरिका तटस्थता की बात करता है और भारत को और चाइना को तोड़ना चाहता है। अमेरिका ने क्वाड की बात करी, भैया तुम भी आ जाओ हमारे साथ, क्योंकि सबको पता है कि भारत के साथ 2 बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक तो भारत का मार्केट बहुत अच्छा है। मैं स्पष्टता से कहता हूँ, मेरा जो भी समझ है मौलिक और व्यक्तिगत तौर पर, हम चाइना से कंपैरिजन में शायद उतना स्टैंड नहीं करते एज फार एज इकोनॉमी इज़ कंसर्न। चाइना और इंडिया का कोई बैटल फील्ड पर कोई कंपैरिजन है भी नहीं,
और ना हम इस समय ये चाइना भी जानता है कि वो भारत से सौदेबाजी तो कर सकता है, व्यापार कर सकता है, लेकिन युद्ध नहीं कर सकता। इसके कई और आफ्टर क्या मतलब है युद्ध नहीं कर सकता? युद्ध नहीं कर सकता इन द सेंस, देखिए युद्ध की थाली दो तरह से सजाई जाती है। आज का वॉरफेयर वैसा नहीं है। आप मौलिक तौर पर किसी भी लिटरेचर को पढ़ो, युद्ध जब 70 में 80 में या 2000 में होते थे वो अलग होते थे। आपने उम्मीद की थी कि 2022 में फरवरी के महीने में शुरू हुआ युद्ध रूस और यूक्रेन का 22 दिन चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने बोला 2.5-3 दिन में निपटा देगा रशिया। जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल की घटना है, रशिया के अंदर 4000 किलोमीटर कुछ बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है, वहाँ उन्होंने ड्रोन नहीं भेजे, उन्होंने बाउंड्री क्रॉस करके बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लानिंग करके रशिया के बहुत बड़े एयरबेसों का नुकसान किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इससे समझिए कि जियोपॉलिटिक्स और वॉरफेयर कितना बदल गया है। छोटा देश, अब छोटा प्लेटफॉर्म है या छोटी जगह है, उससे मतलब नहीं है। इकोनॉमी कितनी बड़ी है, पीछे कौन लड़ रहा है, करेक्ट। कितनी अब वो बात नहीं रही कि आपके पास कितनी बड़ी फौज है ना। इस सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वही हो गया कि फौज को तो इम्पोर्टेंस हम देते ही हैं, लेकिन आपको कितनी फंडिंग मिल रही है, कितने वेपन्स मिल रहे हैं, आपके पास कितने हाई एंड वेपन्स हैं कि आप जो है ना आप अपनी जगह से भी जो है अगर इस बात का मैं और आप विश्लेषण करें कि यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ होगा, लाखों आदमी वहाँ का मारा गया। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री ने भी जब यूक्रेन में कीव में, खारकीव से कीव की तरफ जब वहाँ विजिट किया था मेमोरियल के अंदर, तो एक फोटोग्राफ है कि एक सेंटिमेंट में दो बड़े लीडर्स मिल रहे थे। जब यूक्रेन से निकल के रशिया गए तो यूक्रेन ने बहुत सारी बातें करी। वो बात आज हमें भी खनक रही है। आपका शायद एक संदर्भ था जिसमें कि भारत के साथ कौन है। मैं अगर आपको स्पष्टता से कहूँ, भारत के साथ सारे हैं और कोई नहीं है। युद्ध आपको मतलब खुद लड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक बात है, सिंपल है। आप दुनिया में लोगों को अर्थतंत्र में मदद करने के लिए प्लेटफॉर्म हो, आपको लोग यूज़ करेंगे। आपके साथ जो स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस होते हैं वो आपके साथ चलेंगे। इजराइल को अगर छोड़ दिया जाए, इजराइल की कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन वो बहुत छोटा देश है। रशिया आप देखिए 2.5 साल से युद्ध में लगा हुआ है। कुछ लोग हमारे जो क्रिटिक्स हैं भारत को लेकर इस संबंध में अपनी अलग राय रखते होंगे, उनको मेरा एक काउंटर व्यू है, परसेप्टिविटी अलग हो सकती है। रशिया क्यों आपकी मदद करेगा जब आप यूक्रेन के साथ जाके बात कर रहे हो? क्या हम रशिया के साथ खड़े हुए सिवाय इसके कि हमने एक शांति के पाठ पढ़ाने वाला गुट निरपेक्षता वाला जो 1950s में हमारे नेहरू साहब ने इस्टेब्लिश किया था, वही हम दोबारा कर रहे हैं। और आज जियोपॉलिटिक्स वैसी नहीं, जैसे मैंने कहा, सब आपके दोस्त हैं, कोई आपका दोस्त नहीं है। सब दोस्त हैं जब उनके हित सध रहे हैं, और कोई दोस्त नहीं होगा जब आप कॉन्फ्रंट कर रहे हैं। इंक्लूडिंग आप देखिए, उदाहरण है यूक्रेन, कितने सिपाही वहाँ जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, वो यूक्रेन के अलावा थे। टेक्नीशियन हो सकते हैं, मशीनरीज बहुत ज़्यादा गए हैं वहाँ पर, मशीनरी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टेक्नोक्रेट्स भी हैं जो एसी कमरों में बैठकर, होटल्स में बैठकर वहाँ खा पी रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो वॉरफेयर में जो आपका नागरिक ही शहीद होगा, आपका देश ही बर्बाद होगा। लेकिन अब मज़ा किसको आ रहा है? मज़ा उनको आएगा ना जो हथियार बेच रहे हैं। सीधी बात है। ये ब्लैक एंड वाइट में बहुत सारी चीज़ें हम जिसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, दरअसल ये ऐसी है कि तेरे साथ तेरे जैसा, उसके साथ उसके जैसा, एंड दैट इज़ व्हाट द जियो पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट। ये इससे हम बच भी नहीं सकते। दूसरा ये है कि अब दुनिया जियो पॉलिटिक्स में ना पोलराइजेशन वाली नहीं रही। एक ध्रुव था तो उसको दूसरा ध्रुव काउंटर करता तो अब वही हो रहा है कि कोई भी देश ना तो आपके सपोर्ट में एकदम से ऐसे स्टैंड ले पा रहा है, तो हर कोई बहुत डिप्लोमेटिकली कर रहा है, बट हाँ हम ठीक है आपके साथ हैं, बट नोबडी इज एक्चुअली लाइक 100% कोई नहीं है। जैसे इस केस में मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि आप तुर्की जैसे देश को जब उनके हद को एक आता है, ह्यूमैनिटेरियन एड देते हो, आप हर तरीके से सपोर्ट करते हो, बहुत बड़ी उनकी इकोनॉमी का हिस्सा टूरिज़्म है, और टूरिज़्म इंडिया से टूरिज़्म तुर्की में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जो सेंटिमेंट चला कि भाई बॉयकॉट तुर्की और ये सब चीज़ें, बट क्या वाकई में तुर्की को कोई किसी किस्म का फ़र्क पड़ता है? एक और स्टैट, एक बहुत इंटरेस्टिंग और शॉकिंग स्टैट ये था कि जो ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को दिए और जिनके थ्रू पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया इंडिया पे, स्वैम्प ड्रोन्स, उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो इंडिया से जाता है। सर फ़र्क तो पड़ता है।
आप इस बात को समझिए। यहाँ दो चीज़ें हैं, वहाँ का जो लीडर है, अब आप इसका एक एग्जांपल मैं मलेशिया से दे रहा हूँ। आज मलेशिया भारत को इस मुद्दे पर एक तरह से तटस्थता के साथ मदद कर रहा है। इस्लामिक देश है। आज से पहले जो मलेशिया का जो प्रीमियर था या प्रधानमंत्री था या जो भी राष्ट्राध्यक्ष था, उसकी पॉलिसी अलग हुआ करती थी और उनकी पॉलिसी को लेकर वो प्रो इस्लामिक कंट्रीज को लेकर रिप्रेजेंटेशन देते थे। एर्दोगान साहब की दिक्कत है कि वो भी एक सनकी और इस्लामोफोबिया के शिकार व्यक्ति हैं। वो पाकिस्तान को भाई मानते हैं, लेकिन अगर आप बात करो नाटो में, वहाँ उनकी मेंबरशिप है, लेकिन तुर्की का जो रियल रिलेशनशिप, अगर आप इतिहास को की गवेषणा करोगे तो आप पाओगे कि एक आंदोलन चलता था जब भारत आज़ाद हुआ था और खिलाफत आंदोलन था, जिसमें तुर्की की तरफ से जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे वो भारत आते थे। तुर्की भारत को बड़ा अच्छा देश समझता था, लेकिन फिलहाल जो इस तरह का लीडरशिप तुर्की को मिली है, आप मान के चलिए एर्दोगान को जाने दीजिए, हालत बदल जाएंगे। लेकिन आपने जैसे कहा, उनकी अपनी इकोनॉमी की बहुत बुरी तरीके से लगी पड़ी। सर इकोनॉमी तो बहुत हद तक खराब हुई है और इसके कारण ये कि आप वॉरफेयर में, पाकिस्तान आपको पेमेंट कर रहा होगा। आप क्या समझते हैं? क्या पेमेंट कर रहा है आपका मतलब मैं तुर्की की बात कर रहा हूँ। तो ये अब आप पाकिस्तान को जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान को रीपेमेंट करना पड़ेगा। देखिए कोई कैश काउ ऐसी नहीं है कि आप उसका दोहन ऐसे ही कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल या तो चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर रखा है, पूरा लैंड लॉक कर दिया है, वो अपने स्टेट्स को, आई एम क्वाइट श्योर कि इस बारे में सब जानते हैं बलूचिस्तान की क्या हालत है, खैबर पख्तूनख्वा की क्या हालत है। उनको पीओके पे आज उनका कंट्रोल ही नहीं है। अभी कल का न्यूज़ है कि सोराब करके एक शहर है, वहाँ से टोटल इन्फेंट्री वगैरह सब गायब कर दी, वहाँ के जो संघर्ष BLA के जो लोग हैं। तो जो मोटिव है इकोनॉमी को लेकर आपने प्रश्न किया, फर्क तो पड़ता है लेकिन दिखाया नहीं जाता। अब आप देखिए कि अगर दुनिया केओस में जाती है, केओटिक वर्ल्ड, वी आर राइट नाउ लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ केओटिक। कितने वॉर चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी लगभग एक उससे मुंह से नहीं बाहर निकले हैं, ठीक है। एट द वर्ज ऑफ वॉर हम पहुंच ही गए थे। वो चीज़ें अगर फर्दर एस्केलेट होती हैं तो शायद हो ही जाता। रशिया यूक्रेन 2.5 साल से चल रहा है, और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन, और भी छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहे हैं। कौन लोग हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इस क्योटिक वर्ल्ड में जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? देखिए, इसको लेके मैं लोगों से आपका अभिप्राय क्या है ये थोड़ा जानना चाहूँगा। इंस्टीट्यूशंस हो गए, नेशंस हो गए, ये रशिया की तरफ से इसका उत्तर आया है और मैं इसको अपने तरीके से भी एड्रेस करूँगा, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, क्योंकि हमारे दर्शक एक अलग कैपेसिटी से चीज़ों को समझते होंगे। एक तो अमेरिका और अमेरिका का डीप स्टेट जो कहा जाता है, डीप स्टेट की एक व्याख्या ये भी होती है, मैं कोई ऑफिशियल व्याख्या नहीं करूँगा। आप जितना गहरा जाओगे ना किसी स्टेट की पॉलिसी के बारे में, तो आप पाओगे कि जैसा वो दिखता है वैसा है नहीं। मतलब ये उसका जो जेनेसिस है वो, यस, उसका एक थ्योरी ये है कि अमेरिका, अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक दिक्कत है, और वो दिक्कत हर अमेरिकन के साथ होनी चाहिए, हर इंडियन के साथ होनी चाहिए। इंडिया फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट, करेक्ट। लेकिन इंडिया फर्स्ट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? आप अफ्रीका के नागरिकों को मार दो। इंडिया फर्स्ट बोलते ही अगर कोई आपके सेंटिमेंट के हिसाब से थोड़ा भी नहीं, तो वो आप उसके अगेंस्ट नहीं खड़े हो जाते हो यार। आप अपनी चीज को तो कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया दुश्मन हो गई। इसमें एक चीज और मैं बताऊं, जैसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है श्रवण जी, वो अनऑफिशियल 193 कंट्रीज या 190 देश हैं, उनका एक राष्ट्रपति होता है, ऐसा अमेरिकन मानते हैं। वो इसके कई कारण है। ऐसा है, दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, हम अभी उसका रीजन ये है कि ये IMF, UN जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। उसके कई रीजन हैं, एक अकेला रीजन नहीं। देखिए, जब दुनिया ध्रुवीकरण से नई दुनिया बन रही थी, हम लोग आज़ाद हो रहे थे, तो दुनिया की धमक में यूरोप की धमक शिथिल पड़ गई। जापान का एग्रेशन अमेरिका ने दबाया, और अमेरिकन को खासकर जर्मन के अगेंस्ट होते होते दुनिया के देशों को शून्यता देखनी पड़ी, मार काट। जर्मन्स ने जो कुछ किया ना, वो इतिहास में दर्ज है, नाजियों को सब जानते हैं। 60 लाख यहूदी मारे गए थे, इस बात का शायद आपको इल्म होगा। अगर मैं बात करूं उसके बाद जिस तरह से कोविड ने जो किया, अमेरिका तो पहले भी सुपरस्टार था, आज भी है, और 3-4 चीज़ें हैं जो अमेरिका इस फ्रंट पे, आपने पूरा जो इंटरनेट और IoT थिंग्स हैं वो अमेरिकन की हैं। भारत में आज आपके पास जो आप AI यूज़ कर रहे हो, चाइना एक इसका प्रतिवाद है, चाइना ने सब कुछ स्वदेशी बनाया। यस,
उनके हिसाब से, बिल्कुल। जिसकी हमें बनाने में शायद अभी 20 साल लग जाएंगे, 20 साल कम से कम लगेंगे, जो मुझे समझ आता है। दूसरी बात, अगर आप वॉरफेयर की बात करें तो दुनिया में वॉर करना और वॉर करवाना और उससे फ़ायदा उठाना, ये इंस्टीट्यूशंस अमेरिका ने बनाए। एक तरफ तो वो फंडिंग करते हैं, दूसरी तरफ लॉबिंग करते हैं, और तीसरी तरफ वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं लोगों के। अफगानिस्तान के सेंटिमेंट में अमेरिका के बारे में लोग ये कह रहे थे अब अमेरिका आ गया, अब सब सही हो जाएगा। आप याद करिए आज से कुछ साल पहले की घटना, अमेरिका का लास्ट प्लेन जब जा रहा था ना, अफगानी नागरिक उस प्लेन पर लटक कर मरने को तैयार थे, जबकि वो अफगानी उस देश के लिए देशभक्त हैं, क्योंकि उन्हें एक सेंटिमेंट दिखाया गया कि हम तुम्हारे माई अमेरिका बाप हैं, हम मसीहा हैं। और उन्होंने तो वहाँ दुनिया क्या का मसीहा किया, बन के रहे। सिवाय इसके कि अफगानिस्तान में बलात्कार हुए, अफगानिस्तान में अब तालिबान को लेके आ गए, छोड़ के चले गए। जब आपने कोई स्ट्रगल करा तो उस क्रांति को पूरा करो ना। तब उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये लॉबिज्म है। आपने जो कहा ना कि कौन है क्या है, प्रत्यक्ष तौर पर डीप स्टेट ऑफ अमेरिका है, अप्रत्यक्ष तौर पर अगर आप कहो तो वो ऐसे देश जिनको हम नेटो कहते हैं, इसमें अमेरिका के साथ फ्रांस भी है, उनके साथ ग्रेट ब्रिटेन यूके भी है, लेकिन इनकी सैन्य क्षमता वो वैसी नहीं है। दुनिया में एक ज़माने में सबसे बड़ी एयरफोर्स होती थी यूके की, आज वो चाहते भी नहीं कि वो अपना रक्षा बजट बढ़ाए। आज की डेट में हम जो नोटिस कर रहे हैं ना, जो वॉरफेयर है वो पूरी तरीके से बदल गया है। मतलब अब कन्वेंशनल वॉर जैसे रशिया यूक्रेन जैसे आमने सामने की लड़ाइयाँ जो है ना, बहुत रशिया यूक्रेन भी नहीं हो रहा है आमने सामने, मतलब वो भी अगर होता कन्वेंशनल तो यूक्रेन थम जाता। वो यही तो एक सबसे, तो ये जो प्रॉक्सी वॉर है, कई बार मर्सनरीज के थ्रू टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करके, आप इंसर्जेंसीज करके, ये सब चीज़ें करके, जो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, डिस्टेबलाइज करने का जो चल रहा है ना, कि किसी भी नेशन को इस हद तक उसको परेशान करो या मारो कि वो डिस्टेबलाइज हो जाए। देखिए दुनिया को इस सब्जेक्ट को ना, जो आपने वॉरफेयर कहा एक, और उसके साथ आपने कुछ सफिक्स जोड़े, और जो बिल्कुल सही है, मैं इसको एडमिट करता हूँ, दुनिया में हो यही रहा है। दरअसल क्या है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर एक को मोहरा बनाते हैं, और फिर हम कहेंगे डीप स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यार ये सुनिए, एक कमिटमेंट है ये उन लोगों का अपने लोगों के साथ। ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपनी बादशाहत के कॉन्टेक्स्ट में कई ऐसे इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं जो स्टेबल नहीं होने देते दुनिया को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि यूक्रेन रशिया वॉर को अगर कन्वेंशनल वॉर के तरीके से लड़ा जाता, कितने दिन ठहरता, या हम ये कहें कि कोई भी स्टेट नहीं आएगा, आप अपनी लड़ाई खुद से लड़ो। ये लड़ाई दरअसल नेटो और रशिया की लड़ाई है। रशिया में पुतिन साहब बार बार ये कह चुके हैं, कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार हो जाओ, न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा, और उसको लेकर फिर उन्होंने इसको एस्केलेट किया कि भाई पुतिन तो पागल है। मिस इन्फॉर्मेशन या वॉरफेयर के अंदर जो बदलाव आए हैं ना, वो अब आप एक छोटे से एक होटल को ऑक्यूपाइड कर लो, आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, तो आप एक बड़े देश को बड़ा डैमेज कर सकते हो, सब्जेक्ट टू आपके पास आर्टिलरी हो, वेपन्स हो, पैसा हो, और कुछ ऐसे लोग हों जो मरने के लिए तैयार। ज़रूरी नहीं वो आपके लोग हों। हाँ, कोई भी हो सकते हैं, लोग चाहिए, और किराए पे भाई साहब फाइटर, और ये हो ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे शायद कैमरे पे कहना चाहिए नहीं, जेलेंस्की को लेकर थोड़ा डाउट है। अगर आपने अभी मैंने एक पूरे कॉन्वर्सेशन में अभी बात की थी कि सिटीजन पर अगर आंच आती है ना, देश को दर्द होता है, ये बड़ी बात है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि यूक्रेन में ऐसा नहीं हो रहा होगा, या रशिया में ऐसा नहीं हो रहा होगा? विस्थापित तो हो ही चुका है पूरा यूक्रेन, पता नहीं सब पूरा कंट्री रिफ्यूजी है ही नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि अगर हम उसका सही आकलन करें, हमारे यहाँ 4 दिन हुए हमें इस स्थिति को देखते हुए, और हमको ऐसा लग रहा था कि बड़ा कोई वॉर हो ही गया। हालांकि हमारा मीडिया बहुत ही ज़्यादा, हमारे मीडिया को तो कुछ पुरस्कार भी मिलने चाहिए, आप और हम कोई बनाएंगे पुरस्कार शायद इसको लेकर। लेकिन जो बात है ना वॉरफेयर की, वो सर बहुत बड़े लेवल पर आ गया है। वॉरफेयर होता था पहले आमने सामने की लड़ाई, फिर हो गई आपकी कि जैसे आपका वायुसेना आ गई, फिर आपकी नेवल आ गई, फिर उसके साथ कई नए डिवाइस आ गए। आज का वॉरफेयर 6th जनरेशन की तरफ जा रहा है, 5th तो हो गया।
5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं लोगों के पास, जो बिना किसी इंसान के किसी भी देश पर जाकर उड़कर खुद बर्बाद होंगे और उसे बर्बाद कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन से बीच में जो वेपन्स हैं वो न्यूक्लियर से ज़्यादा खतरनाक दर्द देने वाले हैं, और न्यूक्लियर वेपन को तो कोई इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा है। जिसमें आप अनमैन्ड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा रासायनिक हथियार है, जैविक हथियार है, इनको लेकर बहुत सेंसिटिव चीज़ है। और कल जो घटना हुई है मुझे बड़ी चिंता है। कल क्या हुआ है? कल जो हुआ है वो जो रिपोर्ट हम आज कर रहे हैं, हम उसे कल माने या एक आध दिन पहले की बात है। यूक्रेन ने रशिया के अंदर जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट नहीं, ईस्टर्न पार्ट है जो चाइना से जुड़ता है, वहाँ 4000 किलोमीटर जो यूक्रेन से दूर है, वहाँ जाकर एयरबेस और बड़े जो आर्टिलरी है, बड़ा जो एयर बेसेस हैं जहाँ से एस्केलेशन करता अगर रशिया तो बहुत बहुत प्रचंड $7 बिलियन, आप समझिए 7 खरब या अरब ऐसा कुछ नुकसान हुआ है रशिया का। और आप सोचते हैं रशिया जैसा जो वॉरफेयर में माहिर देश है वो लुट गए, मिट गए, उनकी हस्तियां मिट गई। आपने जितनी फिल्में युद्ध पर देखी वो रशियंस पर बनी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को, अपने सिविलियंस को हमेशा प्रोटेक्ट किया है। और जो कहानी रशिया के साथ ये है कि इनको युद्ध में उलझा के रखो, और ये फिर से वही डीप स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन अमेरिका अकेला ये नहीं चाहता, तो नेटो भी उनके साथ है, खास करके पोलैंड, खास करके फ्रांस, और भी कई देश हैं जो जिनके मुंह पाक साफ हैं, जो बड़े अच्छे चिंतन में। लेकिन जब ये कारनामे करते हैं तो जो यूक्रेन है इसकी छाती पर इतना बड़ा मोटिवेशन इन्होंने दिया हुआ है कि भाई तू जा, वो दुनिया का बेड़ा उठाने निकल गया, उसे अपनी परवाह और नहीं है। उसमें शायद हम ये चूक ना कर बैठे कि स्थितियाँ ऐसी बन जाएं कि चीज़ें मास कंट्रोल से बाहर निकल जाएं। क्योंकि अगर इस तरह से आप डीप स्टेट ऑफ एक्स एंड वाई की तरफ से रशिया को नुकसान पहुंचाओगे, तो पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था इस युद्ध के शुरू होने के पहले कि वो दुनिया ही कैसी जिसमें रशिया नहीं होगा। इसके मीनिंग निकाल लीजिए आप। और रशिया के पास वॉर हेड्स की अगर आप बात करें तो दुनिया के भयानकतम हथियारों में कोई कमी नहीं है उनके पास, जो मुझे लगता है। भारत के लिए कहाँ इस पूरे इसमें क्या समझ बनती है, क्या चल रहा है? ये जो दीन दुनिया में, जब एक तरफ से ये देखने से समझ में आता है कि यार अब ना लोग वाकई में मुनाफाखोरी में सब भूल गए, जो भी इंस्टीट्यूशंस है। हम क्या इससे समझ सकते हैं और कैसी चीज़ है जो हमारी इस समय क्या पोजीशन है? देखिए, जहाँ तक हम एक देश के तौर पर इस पर्टिकुलर इवेंट से, ऑपरेशन सिंदूर से बहुत अच्छे से उभर के आए। उभर के आए का मतलब हमारा जो नेशनलिज्म है वो बिल्कुल शबाब पर है। तो हमारी सेना जो है वो सक्षम है। लेकिन मुझे लगता है एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें ऐसे व्यवधानों में नहीं पड़ना जो हमें एक अघोषित युद्ध की तरफ ले जाए और इसमें नुकसान हमारा भी होगा। हमको वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जो इंसिडेंट कल हुआ है उसके बाद तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। खासकर पाकिस्तान के साथ भी जो समस्याएं हैं, पाकिस्तान के साथ 3 समस्याएं हैं। एक तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक उनके पास सरकार नहीं है, सरकार जो लोग चला रहे हैं वो इंग्लैंड में बैठे हैं, तीसरा एक ही स्टेट है उनके पास पंजाब, पर पंजाब के प्रोविंस से ही चीज़ें होती हैं, बाकी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। और आप अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए लोगों के लिए फट जाते मतलब अपने जिहादी दे देते हो कि भाई यहाँ फटवाना है हम फटवा देंगे, प्लॉट दे दो। चाइना जब वेपन देता है, आर्टिलरी देता है, तो आपको लगता है कि इनके पास पैसा है उनको देने के लिए? करोड़ों अरबों रुपए का जो हथियार है, बिल्कुल नहीं है। चाइना की तो इनफैक्ट ये पॉलिसी है ना कि वो ऐसी जगह आपके यहाँ पे, मतलब वहाँ तो देश के देश गिरवी रखे हैं उसको। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। और ये कहानी ही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान जड़ता पर है। अगर पाकिस्तान के अंदर वाली बात जो हम थोड़ा सा एक लंबे कॉन्वर्सेशन में आ गए, पाकिस्तान के साथ भारत को किस तरह से बरतना है या हम क्या सीखेंगे इससे? सबसे पहले हमें तटस्थता अपनानी पड़ेगी। जो हमारे पितरों ने, मैं कहूँगा भारत में, हम गुटनिरपेक्षता की बात करते आए हैं। नॉन अलाइंस एक बहुत अच्छा टूल है, इसको लेकर प्रेस करना पड़ेगा हमारे नेहरू साहब को। हालांकि हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं जब हमें समय मिलता है, लेकिन प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि तटस्थता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, आप अपना देश को बहुत आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो क्या चीज़ है ये?
देखिए ये तटस्थता, तटस्थता का मतलब ये है कि आप, जैसे किसी ने कहा कि आपने ही अभी प्रश्न कहा कि आपके साथ कौन था, आपके दोस्त कौन है, मैंने आपको 2 जवाब दिए, सारे मित्र हैं और कोई मित्र नहीं है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये वैसे ही है, गली मोहल्ले में आप किसी से पिट के आ गए तो आपने कहा भाई आइयो, फ़ोन कर रहा हूँ, ये पीट रहा है तो कह रहा है भाई मैं आज तो शहर से बाहर हूँ। ये स्थिति है आज की दुनिया की। लेकिन तब जब आर्थिक सामान आप दे रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी के लिए आएंगे। रही बात इसकी कि आप तटस्थता से क्या समझते हैं, हमें हर चीज़ का लड़ाई सॉल्यूशन नहीं रखना है। हम हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आर्मी भेज देंगे। आर्मी इज़ द ओनली वेपन, लास्ट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। इस बात को समझिए। सही बात है। और इसको लेकर अभी हमारे पॉलिटिशियंस ने कुछ बहुत गंदे कमेंट्स करे। आप जैसे कुछ किसी ने कहा, मैडम कुरैशी के बारे में कुछ कहा, या कुछ भी स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर हम ना ही बोलें तो अच्छा है। लेकिन जो कुछ कहा गया, उनको शायद ये समझना पड़ेगा कि देश में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बाद कुछ नहीं है जो आपकी बाउंड्री से आपको बचाएगा। आज बांग्लादेश 1.5 साल से लगभग जल रहा है, 1.5 या 1 साल तो हो ही गया लगभग, और आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि आपके पास आर्मी है। आज आपको अंदाज़ा लग गया होगा, जब वहाँ से ड्रोन उनके आ रहे थे, हम उन्हें न्यूट्रलाइज, इंटरसेप्ट कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो भारत के पास है। संविधान है, सरकार है, लेकिन सरकार का मतलब ये नहीं है हमारे पास सरकार। एग्जीक्यूटर कौन है भाई? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका जो नेता लोग हैं, न्यायपालिका जो जज हैं, और जो कार्यपालिका, ये उसके अंदर का एक सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और तटस्थता इसलिए क्योंकि देखो, हर किसी के लिए आप नहीं लड़ सकते। आज इतनी दूर जाकर जब यूक्रेन हमला कर सकता है, हमें नहीं लगता कि हमारा जो माहौल वैसे भी बिगड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि तटस्थ रहो। और तटस्थता का मतलब है कि हमें ना इसके साथ है ना उसके साथ है। व्यापार पर स्ट्रेटेजिकली काम करना है, हम अपने हितों को दें। और फॉरेन पॉलिसी को लेकर श्रवण जी, सबसे अच्छी बात है, भारत की फॉरेन पॉलिसी भारत के हितों पर आधारित है। सर्वकालिक, हम किसी के साथ या किसी के खिलाफ नहीं है। नॉट इवन इन अगेंस्ट पाकिस्तान। आपने देखा होगा कोविड जब आया तो पाकिस्तान के साथ हमने कितनी मानवीय सहायता की। हमने शायद ड्रग्स, यानी अपना जो वैक्सीन है, वो भी पहुंचाई थी। तो ये तुर्की के साथ भी रहा। तो एक रवैया है जो हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब हवा कोई बेचैन कर दे तो बेहतर है कि हम हवाओं का रुख बदल दें, या कि ना बदल पाएँ तो अपना ही रुख बदल लें। पाकिस्तान के बारे में जो एक बात है कि एक मेजर जनरल थे, उनका कमेंट था कि उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो बोला हम सन 47 से हम ये मान बैठे हैं कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है। लाइक द मोमेंट इट वाज बॉर्न, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स वो एक रोग नेशन है। रोग नेशन यानी कि जिसमें कुछ है नहीं, ख़त्म है। बावजूद इसके अभी की जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है। देखिए, आपने अपने इस संवाद में 2 बातें कही। एक तो रोग नेशन है, और ये जिसने भी कहा हम उसका नाम ना लें, अच्छा रहेगा। इसको समझते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान दरअसल है क्या? पाकिस्तान के पास लोकतंत्र नहीं है, उनका संविधान नहीं है। संविधान तब समझ में आता है, मैं आपको थोड़ा सा सेंटिमेंटल करूंगा, रुक के थोड़ा मुझे बोलने दीजिएगा। जी जी। अमेरिका का जहाज जा रहा है, अफगानी उस पर लटक रहा है। आप समझ रहे हैं कि देश क्या होता है, देश का सेंटिमेंट क्या होता है। जा अमेरिका रहा है, मतलब उन्हें लग रहा है कि अब हमें जो बचा रहे थे तालिबान से, वो लोग नहीं होंगे। लेकिन आज वो तालिबानी उस देश को अच्छे से चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें फेथ आया है। भारत के अंदर या भारत की जो शक्ति है वो संविधान में है, लोक हित में। हमारे पास पॉलिसी को लेकर गवर्नेंस भी अगर कुछ गलत करती है तो उसको न्यायपालिका करेक्ट करती है। हालांकि न्यायपालिका के ऊपर विधायिका है, उसे रिकरेक्ट कर सकती है। लेकिन जब हम डिफेंस की बात करते हैं, हमारे यहाँ कोई एरा गैरा नत्थु खेरा नहीं चलाता सेना को, राष्ट्रपति प्रधान होता है। और इसका एक बड़ा पैकेज है इस पैटर्न को। जब सरकार कहती है कि जाओ आप उस देश का नक्शा मिटा दो, 13 दिन में मिटा देती है, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है। और मैं आपको बोलूँगा, हमको इज्जत करनी चाहिए इस सिस्टम की। जो सिस्टम हमारी संस्थाओं ने एक अथक परिश्रम से मानक बनाकर किया है। दुनिया की 4थी बड़ी सेना है सामर्थ्य में, और मैं तो कहता हूँ मेंटल एबिलिटी में शायद भारत से ज़्यादा कोई और नहीं होगा। वापस आता हूँ उस बात पर जिसमें हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 1947 में मजहब के नाम पर ये देश बन जाते हैं। पैट्रियटिज्म के नाम पर इनके अंदर एक देशभक्ति ऐसी है कि हम ये जो सूबा है पंजाब का, इसको समृद्ध करेंगे।
यहाँ तक कि आपको बताऊँ, किसी लाहौरी से अगर कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पे मेरी आपकी बात हुई हो, किसी लाहौरी से किसी कराची वाले के बारे में बात करिएगा, बहुत तलखियाँ हैं, शिया सुन्नी हैं, उसके अलावा एजुकेशन नहीं है, वुमेन्स को लेकर जिस तरह से वो लोग एक्ट करते हैं, और जिस तरह से उनके संस्थाओं ने लोकतंत्र ख़त्म किया, सेनाओं ने कितनी बार अपने आप को राजा बना लिया है। और इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि जिस देश में आतंकवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, उस देश की एक प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, वो आतंकवादी हमले में मरी। पेशावर के स्कूल में बच्चों पर गोलियां चली, क्या उनको ये समझ नहीं आता है? ये वैसा है जैसे आप अपने पड़ोस में कोई ऐसी जहर की खेती कर रहे हो और आप कहते हो कि यार उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी दिन वो सब्जी आप बाजार से होती है आपके घर आएगी और आप उससे परेशान हो। डीप स्टेट ऑफ अमेरिका ने जब ध्रुवीकरण का समय था, पाकिस्तान से सीधे बात की कि भाई तू किधर, बोले प्रभु हम आपकी शरण में हैं। और जब वो शरण में गए तो ऐसे हुए कि सरेंडर्ड हो गए। ना तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ना उनकी जुडिशरी प्रॉपर है, ना उनके पास कंट्रोल है। करेक्ट। करप्शन एक ऐसी, अब करप्शन क्यों नहीं आएगा, देश में रोटी नहीं खाने को। आपको पता है जब से पैदा हुआ है पाकिस्तान, 23 बार या शायद 28 बार, 5 बार जो है वो कुछ अलग तरीके से उन्हें बेल आउट पैकेज मिला। इतने खरब रुपए का ये टैक्स दे देंगे। इंटरेस्ट। जिस जल की आप बात कर रहे हो, वाटर बॉडी, एक न्यूट्रल होकर अगर मैं बात करूं एनालिस्ट के तौर पर, जल और भूमि और हवा पानी ये एक एकाधिकार होता है। जब दो राज्य अलग होते हैं तो उसका एक बंटवारा होना चाहिए, लेकिन लॉजिकली वो किस एरिया में वो हमारा है। लेकिन फिर भी युद्धों 1971 के युद्ध में भी हमने इस ट्रीटी को लागू रखा, बंद नहीं किया। आज हमने उसे इस तरह से तोड़ा है पाकिस्तान को कि उन्हें इस बात को समझ आ रहा है कि पानी बंद कर दिया साहब, यूट्यूब। बट वो टूट रहा है क्या, वाकई में टूट रहा है या फिर अंदर ही अंदर वो कुछ और? देखिए पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि नहीं, वो जो एक जिंगोइज्म है ना वहाँ पे बहुत अलग किस्म का। जैसे आपको मैं बताता हूँ, पाकिस्तान आपने बहुत नोटिस किया होगा वहाँ की मीडिया में, वहाँ पे जो क्या चल रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन में अगर किसी को अवार्ड जाना चाहिए तो वो है पाकिस्तान। इसको अगर आप अलाउ करें, बस मैं आपको अपना एक बार मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ। वहाँ पे हुआ ये कि वहाँ पे बैनर लगा दिए गए आर्मी के सब जगह कि वॉर हमने जीत लिया, और बराबर जो है वो अलग अलग तरीके से आके बता रहे हैं, कोई कुछ है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, और ये बोल रहे हैं कि हमने उनके लड़ाके गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें ऑफकोर्स कुछ म्यूचुअल डैमेज होगा, चीज़ होगी, ये चीज़, बट आप उसको किस तरीके से पेश कर रहे हो अपनी जनता के लिए? आप जनता को बता रहे हो कि हमने युद्ध जीत लिया है और हम जीत गए, और वहाँ पे पीआर चल रहा है बाकायदा, पाकिस्तान मिलिट्री का। अरे पाकिस्तान के कोई एक्स क्रिकेटर रोड पे निकल रहे हैं उनके झंडे लेकर, ऐसे बड़ी क्रांति कर दी हो, जैसे पता नहीं, जैसे वो आज़ादी मिली हो उन्हें अभी अभी, ऐसा कुछ हो गया है। आसिफ मुनीर जो फोटो इनको देते हैं प्रधानमंत्री को, वो फोटो वो चाइना का एक कोई जो है वॉर के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका फोटो है, उसका फोटो देते और हैं। कौन इसको डैमेज सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, उसको कौन डैमेज कर रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। उस विषय पर भी मैं आऊँगा। हमारा जो विदेश नीति कमज़ोर नहीं है, हमारी विदेश नीति कुछ सिद्धांतों पर चलती है और आज भी चल रही है। पाकिस्तान के पास कोई विदेश नीति भी नहीं है, आप समझिए। ये भी एक रीज़न है कि वो कभी भी किसी के लपेटे में आते हैं। अभी इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान का एक आम शहरी जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो सेंटिमेंट तो वैसे ही रखता है जैसे मैं भारत के बारे में रखता हूँ या आप भारत के बारे में रखते हो। जब हमारा देश किसी के साथ सैन्य संघर्ष में है तो हम भारत की जय हमेशा कहेंगे, चाहे हम मर जाएं। बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ भी वैसे ही। लेकिन उनके लीडर्स उन्हें क्या दिखा रहे हैं ये समझने की आप प्रयास करिए। ठीक है, वॉरफेयर पर आप मिस इन्फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन जिंगोइज्म जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा है जैसे कोई नशेड़ी जिसको रात में कोई पीटे बहुत बुरी तरह से और सुबह जाके वो घर घर जाके गए, साहब हम तो जीत गए साहब हम तो जीत गए। तो अब वो पाकिस्तान की वैसी ही मादक द्रव्यों का जो असर होता है ना, पाकिस्तान में 1947 से जो मादक द्रव्य पिलाए जा रहे हैं ना, जिस घुट्टी पे जिहाद के नाम पर, अब हम जिसे आतंकवाद कहते हैं वो उसे मुजाहिदीन कहते हैं। तो जो दरअसल आप एक बहुत सेंटिमेंटल और सीरियस बात है, किसी इंसान को मारना धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। आज भारत का मुस्लिम, खासकर ओवैसी साहब जैसा, किस अखंडता के साथ, मतलब अक्षुण्णता के साथ उन्होंने
ऐसे ऐसे शब्द दिए, बखिया उधेड़ी है ना, जैसे शब्द दिए हैं, जैसे आपने अभी जो बात कही कि वो पोर्ट्रेट दिखा रहे थे, मैंने कहा यार बेवकूफ है यार, इस जोकरों को क्या बोला है। दैट शोज कि हम एक कमिटेड कंट्री हैं और हम यूनाइटेड कंट्री हैं। मुझे ये भी लगता है, और यही भारत की एक पावर भी है। ये अलग बात है कि हम इस पर कई जगहों पर कुछ अलग राजनीति करने लगे, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, मिस इन्फॉर्मेशन तो आप वॉर टाइम पर करोगे, लेकिन जिंगोइज्म मतलब अरे पगला, मतलब मानसिक दिवाली है यार, रात में पिट गए, सुबह कपड़े फाड़ के दिखा रहे हैं कि साहब हम जो है बारात जीत ली और हम दूल्हा बन गए हैं। और आप किस बात में, थोड़ा सा यथार्थ की बात करें, जैसे मान के चलिए हुआ क्या था, घटना क्या थी, 22 तारीख की, 14 दिन लेट हुआ। पहले कहता है पाकिस्तान अब वो हम पर न्यूक्लियर हमला करेंगे, पाव किलो के हमारे पास बम में हम मारेंगे। सुनिए बड़ी कॉमेडी है उनके उसमें। फिर कहते हैं कि यार इंडिया हमला नहीं कर रहा, इंडिया ने क्या करना है, इंडिया के पास पावर नहीं है, इंडिया कुछ नहीं कर सकता। फिर कहता है कि इंडिया बड़ा प्लान कर रहा है। जब हमारे राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि भारत की जो जनता चाहती है वो जरूर होकर रहेगा, तो उसके कहते अरे वो देखो न्यूक्लियर हमला करेगा। फिर कहते हैं, तो बड़ा ही एक स्टेट ऑफ डिस्पैरिटी है वहाँ पर। जो गुर्बत होती है ना श्रवण भाई, वो जब पेट में रोटी नहीं होती ना, दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। एजुकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर एक बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, एक बड़े लेवल पर बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन का वो हाल है कि आप फटने के लिए तैयार हो, लेकिन आपके घर में आटा नहीं है। ऐसा मुझे किसी देश के बारे में बोलते अच्छा नहीं लग रहा। और कोई आपका पड़ोसी इतना दुर्दशा में है, कोई पड़ोसी दुर्दशा में है, तो इसकी हमें मदद करनी चाहिए। लेकिन मानसिक तौर पर कोई द्रव्य पी ले और फिर क्या है जिहाद नाम का, तो क्या करोगे आप? अब अगर आप इंडिया पे इस तरह से इंसर्जेंसीज, और इंसर्जेंसी तो क्या ही करेगा पाकिस्तान, लेकिन ये है कि प्रॉक्सी और ये जो कर रहा है ना टेररिज्म, 1980 से ना, जब 71 में ये जो हारे हैं, युद्ध हारे हैं, उसके बाद इनको अपनी, फिर से मैं औकात बोलूँगा, औकात समझ में आ गई कि अपने बस का नहीं है। इन्होंने फिर जब से अयूब खान साहब जो है आर्मी से शायद फील्ड मार्शल भी रहे, उन्होंने तय कर लिया कि अब भारत के साथ ऐसे नहीं लड़ सकते तो वैसे लड़ेंगे। तो ये सिखाया भी तो अमेरिका और ये अमेरिका ने सिखाया, सोवियत के खिलाफ जब उन्होंने अपने लड़ाके तैयार किए कि बस। और इसके मॉडल्स हैं। आप फैक्ट्री जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री बनती है, तो हमारे यहाँ फैक्ट्री में एक बायो बबल आता है कि यार ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है। पाकिस्तान में दरअसल वो प्रयोगशाला चल रही है, और मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी के जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो शायद समझदार होने चाहिए, उन्हें अपना हित समझना चाहिए कि यार हमारा हित इसमें है या नहीं। बांग्लादेश से ही सीख लो। मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश में एजिटेशन हुआ, आज स्थिति वहाँ उलट रही है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया पिछले 8-9 महीने से बांग्लादेश का सुपड़ा साफ होने को है। अगर भारत के साथ पाकिस्तान की ये स्थिति नहीं होती तो आप यकीन मानिए बांग्लादेश सुधर गया होता। वैसे भी बांग्लादेश को की स्थिति अभी इलेक्शन की तरफ जा रही है, और जहाँ उनकी आर्मी थोड़ा सा कंट्रोल तरीके से, हालांकि आर्मी है तो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक संतुलन बनाया और समझ गए हैं कि भाई इंडिया के साथ अभी कोई पंगा नहीं, बार बार इंडिया के चिकन नेक पर हमला करेंगे, इस तरह की बातें जो आ रही। और कुछ चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन रखनी भी चाहिए। वो युद्ध भला क्या, वो युद्ध भला क्या जहाँ शंखनाद न हो, नाद तो होते हैं, मेघनाद सा ना हो। एक संस्कृत में एक हमारी उक्ति है वेदों में कि जब कठिन परिस्थिति होती है तो भावार्थ बता रहा हूँ मैं उसका, तो वो आपके सही चरित्र को बता देती है। पाकिस्तान पे ये कठिन परिस्थिति है, उनको समझ आ गया कि भारत क्या है, और उनको समझ आ गया कि इसके ऊपर अगर हम गए तो फिर भले कुछ भी हो जाए, फिर पाकिस्तान का सत्यानाश होना तय है। अलग बात है कि हमारा भी कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, जनहानि या धनहानि होनी है, युद्ध हमेशा ऐसे ही होता है। तो पाकिस्तान का चरित्र इसलिए उजागर होगा क्योंकि ये एक दूसरे के इंटेंडम में काम करते हैं। श्रवण जी, ये कहानी वैसी नहीं है जैसे हमें दिखाई जाती है। हिंदी फिल्मों में 80 या 90 के दशक में मिलिटेंसी को दिखाया जाता था कि ये पाकिस्तान की आर्मी बड़ी अच्छी है। आर्मी इज इन द पॉकेट्स ऑफ दीज पपेट्स। आर्मी उन्हें ट्रेन कर रही है। हमने हमला किस पर किया था? आतंकवादियों पर। उनकी तरफ से हमला किसकी तरफ से आया? आर्मी। उससे पहले आपने एक चित्र बोला कि सर वहाँ की जो मैयतें थी, जो भी इंसान मरा है, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, एक सेंटिमेंट भारत रखता है। भारत में धर्म के आधार पर युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ आप खड़े हो रहे हो, इसका मतलब सही बात है, उनको नेशनल हीरो का दर्जा दे रहे हो, और आप कह रहे हो कि आपके यहाँ 26 मरे थे। क्या सबूत है? एक आतंकवादी संगठन दूसरे ही दिन उसमें मानता है कि हमने ऐसा काम किया है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारत या भारत के खिलाफ
अगर पाकिस्तान के अंदर कोई है तो दो चीज़ें हैं, एक सेना और दूसरा सेना के द्वारा प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर करने वाले लड़ाके। और एक और बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के अलावा कुछ है ही नहीं, वही चला रही है, वही है जो है, बाकी सारे मोहरे हैं। और उन मोहरों के अंदर बस ये इस किस्म का है कि बारूद किस्म कितना है। कोई माई खिलाता है, आई एम सॉरी टू टेल, आपने उनके प्राइम मिनिस्टर साहब को देखा होगा, क्या नौटंकी है। तो ये फसादी जो जड़ है। आप एक जियोपॉलिटिक्स में हम चाइना को देखें फॉर एग्जांपल, एक पढ़ी लिखी कौम है हिंदुस्तान, हमें नहीं लगता कि हम चाइना से इकोनॉमिक्स में या ट्रेड में या मैन्युफैक्चरिंग में कितना सीख सकते हैं। आज अमेरिका की चूल्हें हिली हुई हैं चाइना को देखकर, और चाइना पर यत्र तत्र सर्वत्र सब डोरे डाल रहे हैं। हमारे भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। ताइवान को हम नहीं काउंटर करते क्योंकि चाइना है, दबे शब्दों में, और हम चाहते भी नहीं कि क्यों छेड़ा जाए किसी चीज़ को। सही बात है। तटस्थता ये भी जरूरी है कि होता क्या ना, जैसे फॉर एग्जांपल क्यों किसी के फटे में डालना, वो वाली बात। इसको और सरल तरीके से कहूँ, जैसे श्रवण और मैं कॉलेज मेट है, ठीक है, मेरे को कोई कुछ कह के गया, आप श्रवण कहते अरे मैं मारूंगा तिवारी सर, कैसे आपने कह दिया, यार शांत रहे यार, उसकी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी तेरी और बेइज्जती कर देगा। आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हैं, आपने इसी समय सुना होगा, चौथी बड़ी इकोनॉमी, कितना अच्छा लगता है सुन के। हम लोग स्ट्रांग हैं, तभी तो हमारा देश स्ट्रांग है। बिल्कुल। और कौन चाहेगा कि किसी का देश स्ट्रांग ना हो। आज अमेरिकन बड़े खनक से कहते हैं वी आर द अमेरिकन्स, हम वी विश टू मेक अमेरिकन प्राइड अगेन। क्या है वो प्राइड? दुनिया को ना अपने जूते की नोक पर रखता है अमेरिका, और जो चाहता है वो करता है, और बड़े दशकों तक दुनिया ने रवायत निभाई है। अफ्रीका तो जागा ही नहीं है अभी, एशिया में चाइना है, हम हैं, या रशिया है, या नेटो वाले देश। सेना ही नहीं बनाते, हो तो बजट ही नहीं है, क्योंकि वो इंसर्जेंसी पर दूसरों पर खर्च करें। जियोपॉलिटिक्स बहुत ही एक पार है। खुले दिल से अगर कहूँ तो ये ऐसी रवायत है कि तेरे सामियाने में तेरा और मेरे सामियाने में मेरा अल्फाज अलग अलग है, जज्बात वैसे ही हैं। ट्रम्प को लेकर या अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की, ट्रम्प तो एक तरह का ऐसा चरित्र है कि भाई वो कैमरे पे भी वैसा ही है जैसे वो रियलिस्टिक है। उसका कम से कम उसमें व्यक्तिगत समस्याएं हैं, और वो बड़ा मुंहफट भी है। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को 4 बार किसी स्टेटमेंट को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक इतिहास में। ये 40 बार भी बोल देंगे। 10 बार अभी तक कैमरे में बोल चुके हैं, या मतलब सोशल मीडिया पे, कि भाई हमने शांति स्थापित करी, हम राजा हैं। तो यथा योग्य राजा तथा योग्य प्रजा। अमेरिका में आप अभी एक और ट्रम्प, और ये बड़ी बड़ी कहानी है इस संवाद में, ट्रम्प के साथ दुनिया के एक बहुत एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर एलन मस्क साहब आए, चुनाव हुआ, वहाँ पर लॉबिज्म है। मैं साफ कह रहा हूँ फिर से, दुनिया भर का जो पैसा है वो एक नेता के पीछे झोंक देते हैं, जो भी 2 पार्टियां हैं, ठीक है। एक और खुल के करते हैं वो। ऐसा क्यों करते हैं कि भाई मैं तेरे ऊपर लगा रहा हूँ, मेरे को इतना चाहिए। लेकिन जब वो देख रहा है कि ये तो सन की है, और आज का वो है, स्पेस एक्स को उन्होंने हटा दिया नासा के प्रोजेक्ट से। टाइम्स ऑफ इंडिया आज का कह रहा है। अच्छा, क्यों हटाया? क्योंकि अब तालमेल की कुछ संभावनाएं बदल रही हैं। देखिए क्या होता है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो चेयर, ये जो कुर्सी है ना, सारा खेल उसी का है। साम दाम दंड भेद, अच्छे परमार्थवादी बदल जाते हैं। और एलन मस्क को भी समझ में आया कि यार राजनीति मेरे बस का नहीं है। इसको हम जियोपॉलिटिक्स से भी समझें तो अमेरिका के अंदर आप भले डीप स्टेट हो, अमेरिका के अंदर का एप्पल अमेरिका में बिकेगा तो ज़्यादा में महंगा बिकेगा। 30% टैरिफ लगा दूंगा। यार टैरिफ कोई वो डंडा है यार, मार दूंगा। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग बोलते हैं चुप करो नहीं तो मम्मी डंडा मारेगी, बच्चा चुप बैठ जाता है। तो नेगोशिएशन को लेकर या एग्रेशन को लेकर अमेरिका की जो नीतियां हैं ना, वो मुझे लग रहा है अगले चुनाव तक, अगले 4 साल तक अमेरिका के अंदर ही कुछ बड़ा होने वाला है। टेस्ला या एलन मस्क जैसे व्यक्ति चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन नहीं, तो जब अपन एलन मस्क की बात करते हैं तो पावर कहाँ लाई करती है अमेरिका में? पॉलिटिक्स में, प्रेसिडेंट। ये मत भूलिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक व्यापारी ही हैं, और वो जिस तरह से सोचते, बोलते और नेगोशिएट करते हैं।
जैसे ये कमरे में मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने, समझिए मैं ट्रम्प हूँ, आप दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और ये भाई साहब JD वैंस हैं, वो सीधे सेटल करता है ट्रम्प, तू ये मैं बोली लगा रहा हूँ, इस पर हाँ कर ना कर, नहीं तो तेरी बेइज्जती करूँगा। और इस पॉलिसी आर्म ट्विस्टिंग जो है वो ट्रम्प बहुत, और वो बहुत ओपनली करता है। इसको आप ऐसे कह सकते हो, जेलेंस्की को किस तरीके से उसने कहा, बोला कि यू 2 इंसिडेंट हुए हैं, रामाफोसा को भी मैंने आपको अभी कोट किया, जेलेंस्की साहब तो घूंट पी गए, डिनर भी नहीं किया शायद, जो डिनर उन्होंने ओवल ऑफिस में रखा था, डिनर करे बिना चले गए। और आप यकीन मानोगे, कैमरे पे करे, यार तूने सूट कैसा पहन रखा है, तूने, जैसे होता ना इट्स एन फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो उस तरह के, हमारे यहाँ तो अलग पोशाकें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले आजकल बड़ी टाई वाई लगा के जाते हैं, फंड लेना है ना, आजकल नहीं जाते उस तरीके से, दे दाता के रिप्रेजेंटेटिव, राइट, रिप्रेजेंटिंग योर टोन, क्योंकि सैंक्शन आपने करना, माई बाप आप हो, हम अपनी खनक में जाते हैं, हमारी पोशाक भी वैसी है। और डायस्पोरा भी देखिए कि इंडिया का डायस्पोरा वैसा ही है। अमेरिका की प्रॉब्लम शायद उनके अंदर एक थ्योरी जो चल रही है अमेरिका में, अमेरिकन आज कह रहा है कि भाई हम अपना डॉलर क्यों दें, हम अपना टाइम क्यों दें, हम अपना पैसा क्यों दें, तो उस बात को इनकैश करते हुए कुछ चीज़ों को कराने की कोशिश है। आप मैं इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप क्लैरिटी की बात करें, मैं कंफ्यूज। डोनाल्ड ट्रंप है क्या? मैं डोनाल्ड ट्रंप को, मेरे ख्याल में वो लोग नहीं समझ पा रहे जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे कुछ महीने पहले। अभी शशि थरूर साहब ने कहा, बोला कि आई हैव मेट 4 अदर प्रेसिडेंट्स इन अमेरिका, दिस गाय इज बिल्ट डिफरेंट। शशि थरूर को अगर आप कोट कर रहे हो, मतलब उनका जो कहने का जो मायना था वो शायद ये था कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या, ये बंदा डॉक्टर शशि थरूर, अदब से हमें बात करनी चाहिए, ही इज एन इंडियन, और अभी जो बात चल रही है एक डिप्लोमेट के तरह से बोला उन्होंने। UN सेक्रेटरी जनरल वान की मून बने थे साउथ कोरिया से, बनते बनते एक बोर्ड से, चाइना के बोर्ड से रह गया था भारत, अदरवाइज वो वहाँ पर होते। और इंटरनेशनल अफेयर्स को भारत में जितने अच्छे लोग हैं समझते हैं, उनमें से एक हैं, 25 किताबें हैं उनकी। जब उन्होंने ये बात बोली तो ये जो मैंने अभी कहा, इस बात को एंडोर्समेंट देता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन फर्स्ट की बात चल रही है, आप सोच के देखिए, थोड़ा सा बैकड्रॉप में ले जा रहा हूँ, अमेरिकन इलेक्शन हो रहा है, एक बुलेट आपको लगती है, बस ऐसे टच करके जाती है, और आपके यहाँ FBI जैसी एजेंसी है, सिर्फ इतना कान पे टच हो रहा है, उसके बाद वो कैमरा मिलता है जहाँ आप कुछ बोलते हो, व्हाट यू वांट टू एड्रेस। तो सब कुछ चीज़ें अपने तरीके से व्यवस्थित भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें होता है सेंटिमेंट को लेना, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से आता है। और बट वो तो बहुत क्लोज कॉल था यार, मतलब सर इस पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कुछ घटनाएं प्रायोजित होती हैं और कुछ घटनाओं को ईश्वर घटित करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो डायनेमिक्स निकल के आ रहा है, वो है इंडिया और US के बीच में। इंडिया US को कैसे टैकल कर सकता है? कॉन्टेक्स्ट के लिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है ना, टैरिफ वॉर के नाम पे, या मैन्युफैक्चरिंग हब जो एप्पल का शिफ्ट हो रहा था इंडिया में, और US ने ये समझो एप्पल के ऊपर कितना, शायद 25 से 30% का, मुझे आई एम नॉट श्योर, 30% का टैरिफ लगाएगा नहीं, वो उनके बस का वो ठीक है, वो लगाए ना लगाए। बट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब तक चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहा था US का, तो US के लिए वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, US अपना काम चाइना से कर रहा था। उस केस में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जब हम चाइना को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, और आज चाइना जो है कितनी बड़ी सुपर पावर बन के निकला है, जस्ट बिकॉज कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतना स्ट्रांग होता चला गया कि दुनिया में सिर्फ US की कंपनी नहीं, US बेस्ड कंपनी नहीं, वर्ल्ड वाइड सबके सब लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रहे हैं, या ये समझ लीजिए कि चाइना में मेड इन चाइना इज समथिंग जो कि बहुत जगह जा रहा है। True. अब इस केस में इंडिया, अब बात आती है US की, तो US अब क्या सोचता है कि एक टाइम पे हमने चाइना को तो इतना सपोर्ट किया हुई चीज़ है, और चाइना हमारे नाक में दम किए हुए, एटलीस्ट फिगरेटिवली, साइकोलॉजिकली तो उनके ऊपर एक प्रेशर है ही है कि भाई बहुत बड़ा टसल है चाइना और US के बीच में। वो शायद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया भी कभी उसी तरीके से खड़ा हो पाए, ठीक है। और चूंकि अब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए, तो हम उस दिशा में तो जा ही रहे हैं, किसी ने आज नहीं कल हम पहुंचेंगे ज़रूर, बनेंगे ज़रूर। तो इंडिया कैसे US को टैकल कर सकता है इस सिचुएशन में? श्रवण जी, आपके और मेरे संवाद का ना ये सबसे अच्छा और टेक्निकल प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समय देकर मैं आंसर करूंगा।
इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लग रहा है 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अमेरिका की ट्रेड रिलेटेड रिक्वायरमेंट इंडिया से क्या है, इंपोर्ट की भी और एक्सपोर्ट की भी। इंडिया के मुकाबले वो चाइना को क्या रेट करते हैं, कहाँ रेट करते हैं, कैसे रेट करते हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, जो चाइना उनको एक पावर के तौर पर उभर रहा है, वो उनको फूटी आँख नहीं सुभा रहा, ये तय मान की चलिए। और जो भारत के साथ वो चाहते हैं वो भारत करता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मोदी इज़ माय फ्रेंड, लेकिन आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ट्रंप साहब का नाम लिया है या विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया, क्योंकि वो भारत का स्टैंड है ही नहीं है। भारत कैसे डील करे, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। देखिए, भारत या दुनिया के पास अभी अमेरिका का विकल्प नहीं है, ये बात अगर हम मान लें तो सही रहेगा। लेकिन भारत की प्लानिंग या भारत की पॉलिसी किस तरह की रहेगी अमेरिका को लेकर, हम इसमें डिफेंस के शब्द में एक डिटरेंस शब्द इस्तेमाल करते हैं। डिटरेंस प्रतिशोध होता है, लेकिन हम अमेरिका का प्रतिशोध तो नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कहा कि मीडिया चैनल पे बात चल रही थी श्रवण जी, तो कहते हैं कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा था आप मना कर देते। दीपक बोहरा करके एक डिप्लोमेट है, उन्होंने कहा भाई साहब इस तरह से नहीं चलती डिप्लोमेसी, वो बुरा मान जाएगा। आपको अभी उनकी पावर का अंदाज़ा नहीं है, और जिस नोशन में है वो दिक्कतें खड़ा कर रहा है दुनिया के लिए। हमें इस वक्त बच के चलने की आवश्यकता है। एक आपने कहा कि कैसे डील करें, दूसरा हमें उनको इस तरह से डील करना है क्योंकि उनकी भी इक्वेशन हमारे बिना नहीं बनती है, चाहे वो साउथ एशिया में हो, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, और चाहे वो मैन पावर में हो। जब अमेरिकन्स ने जो उनके यहाँ डोंकी करके गए इंडियंस थे, उन तक को हथकड़ी में भेजा, क्या मैसेज देना चाह रहे थे वो। और भारत भी एक स्टेट के तौर पर, भले हमारे सिविलियन हैं, ये नहीं है, मैं नहीं तर्क करता, लेकिन कोई भी अनाधिकृत तरीके से अगर किसी के यहाँ चोरी करके जाएगा तो चोर कहलाएगा। तो इसमें कोई ऐसा तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अमेरिका को हमें बहुत केयरफुली टैकल करना है, एक ट्रेड में, डिप्लोमेसी में और काउंटर टेररिज्म में। जो अमेरिका के साथ 2 सेंटिमेंट जुड़ते हैं, अमेरिका भी भले वो डीप स्टेट है, वो भी आतंकवाद के भुक्तभोगी है। याद करिए, मैं और आप शायद बचपन में थे, 2001 की घटना है, 2 प्लेन सीधे ट्विन टावर्स में घुसते हैं और उसके बाद दहशत फैलती है, इक्वेशंस बदलते हैं। उसके बाद एक फिल्म आती है भारत में, माई नेम इज़ ... एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। आप समझिए इस इक्वेशन को। उसके बाद जो पॉलिसी अमेरिका ने इस्लामिक कंट्रीज़ के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी में अपनाई, डिप्लोमेसी में अपनाई, वो एक अलग कदर था। तब जब भारत बढ़ रहा है, अभी लोग और दुनिया, यहाँ तक कि वो मैंने कहा कि कौन दोस्त देश कौन है, सारे दोस्त हैं तब जब आपसे हित है, और कोई दोस्त नहीं है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आपको लगता है कि पाकिस्तान 1-1.5 महीने 2 महीने बाद ट्रेड के लिए भारत से नहीं बरगलाएगा? कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के स्पेसिफिक ट्रेड हैं, थर्ड पार्टी के हो, यूएस या यूके होकर या दुबई होकर हम उनका सामान खरीद रहे हैं, वो हमारा सामान खरीद रहे हैं। कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल आर्टिस्टिक चीज़ें वो जो बनाते हैं, मेटल्स है, कुछ तरह की आर्टिस्टिक चीज़ें हैं या मेवे हैं, वो उधर से होकर रूट हो रहा है। कुछ चीज़ें हम नहीं, हमारे साथ भी, हम दवाई बेच रहे हैं साहब उनको। ह्यूमन ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ड्रग्स लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो इक्वेशन तो बदलेगा। रही बात अमेरिका के एग्रेशन को कैसे झेलें, तो अमेरिका अभी हमारे खिलाफ एग्रेशन में नहीं है, वो भारत से कुछ हित चाहता है, तो हमें तटस्थ रहकर हमें मध्यस्थता नहीं लेनी है। ये तो आप तय कर लीजिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी नहीं रही है। अमेरिका चाहता है कि वो नेगोशिएटर बने, जैसे वो नेगोशिएशन के टेबल पर आपको लाएगा वो पटक देगा आपको, और भारत ये कभी नहीं करेगा। आप चाहे एस जयशंकर के शब्दों में सुन लीजिए, या मोदी साहब जो बहुत एग्रेसिव होते थे बोलने में, आज वो नहीं बात कर रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि हमें पता है कि अभी सेंटिमेंट अलग है। अमेरिका दुनिया का विकल्प था, है, और कम से कम 20 साल रहेगा, क्योंकि यूएन के अंदर या इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर जो लॉबिंग है, इसको यूएन सेक्रेटरी काउंसिल समझ लीजिए। भारत ने एक बार गलती करके चाइना को रखवा दिया, भारत आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाया, तब जबकि भारत को फ्रांस जैसे कंट्री, रशिया जैसे कंट्री फेवर करते हैं। वीटो पावर अमेरिका के पास है। आज रशिया कमज़ोर हो गया है,
कल 4000 किलोमीटर अंदर घुस के रशिया को जब मार पड़ी है, आपको लगता है कि रशिया रिटेलिएट नहीं करेगा? और रशिया ने अगर बड़ा रिटेलिएशन किया तो आप मान के चलिए कि जो कुछ ... वर्ल्ड वॉर हम कहते हैं बन सकता है। लेकिन इसमें फ़ायदा किसका होगा? इसमें डीप स्टेट का ही फ़ायदा है। आप मान के चलिए अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा डायरेक्टली, लेकिन अमेरिका ऐसे लोगों को इंजेक्ट करेगा जो रशिया को या सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एशियन सब कॉन्टिनेंट ही बोल दीजिए अब उसको। आपको नहीं लगता अमेरिका को नहीं खटकता चाइना और रशिया का पास रहना? तू अगर मुझसे कोई बात करे, बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। दिक्कत ये है। शायद वो किसी फिल्म का गाना है, शायद मैं थोड़ा गलत कह गया, तुम अगर मुझको ना चाहोगे तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो अमेरिका की स्थिति वैसी है। इसलिए इंडिया को बहुत सोफिस्टिकेटेडली, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, और हमें अपने टाइज ख़राब नहीं करने। डायस्पोरा हमारा है, करोड़ लोग अमेरिका में रहते हैं, लोगों की जॉब्स जा सकती हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म शेक कर जाएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट अभी हमारी यूथ है, हमारा सिविलियन है। हम जब तक इन विकल्पों को खड़ा नहीं करें, अब हमें सीखना पड़ेगा इजराइल से, हमको अपने प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। हम यूं ही आईटी में हब हैं या नहीं है, नहीं कहना, हमें करना पड़ेगा। और एक डेकेड आप रुकिए, हम इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेजिटिमेट तरीके से निकाल सकते हैं। और इसका एक ही तरीका है, शांतिपूर्ण तरीके से अलायंस बनाएं, अपने काम करते हैं। हाँ, हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अमेरिका को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का कोई भयानक त्रासदी है। इल्म की बात अगर इल्म से समझाई जाए तो तारुफ होता है। मैकेनिकल तरीके से अगर आप हथौड़े मारोगे तो शायद काम नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर और टेरिफ वॉर, जियोपॉलिटिक्स, जितना कुछ भी बदला है हमारे इर्द गिर्द, मतलब साउथ ईस्ट एशिया से लेके पूरे वर्ल्ड में, वेस्ट में, यूएस में, सब जगह, जिस सब चीज़ों में, आप कैसे देखते हो कि अब इंडिया के लिए कौन से ऐसे अलायंस हैं जिनको वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और कौन से ऐसे हैं जिनको वो नया बना सकता है या उसे बनाने की तरफ सोचना चाहिए? अगेन मैं श्रवण कहूँगा, आपका ये एक बहुत टेक्निकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, जब हम किसी नई परिस्थिति में पड़ते हैं तो नए तरह की रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हैं। भारत ने अभी 2 तरह की चीज़ें सीखी हैं। युद्ध के क्षेत्र में जो वेपन्स हम लोग लेते थे ना, उनको लेते थे अलायंस के साथ, रशिया के साथ डील करेंगे, फ्रांस के साथ। अब हमने सीखा कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में 5 साल लग रहे हैं, हमारे हालात अलग हैं, तो हम स्वयंभू बने, यहाँ पर अलायंस ख़त्म करें, यहाँ पर हम खुद आगे बढ़ें। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन देशों के बीच चलने वाली प्रक्रिया है सैन्य सामान के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हस्तांतरण एक काम है, दुनिया का काम है। लेकिन जब आप अलायंस की बात करते हो, पहले तो ये समझिए हमारे साथ है कौन। हमारे 2 स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं। देखिए, अमेरिका मूलतः हमारा विरोधी नहीं है। अमेरिका की दिक्कत अलग है। जो शीर्ष पर रहता है ना, रहने के लिए उसे इर्द गिर्द कुछ हाशिए पर रहने वाले लोग चाहिए। ये एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव है। लेकिन जब अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका चाहता है कि भारत उनके अलायंस में हो, जो नहीं होगा। तो भारत ने क्वाड के अंदर अब इम्पोर्टेंस ना देकर, आप देखिए ट्रायो ग्रुप रहेगा, चाइना के साथ हम प्रयास रखेंगे। जयशंकर साहब और मोदी साहब की जो जोड़ी है इस पर काम करेगा, और चाइना को भी हम समझाया जाएगा रशिया के माध्यम से। तो एक तो नए अलायंस की जिनकी बात कर रहे हो, हमें इस क्षेत्र में हमारा कौन दोस्त है? पाकिस्तान बड़ा देश है, दुश्मन देश है, हम यकीन कर ही नहीं सकते। इर्द गिर्द जो दोस्त हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश में अपनी कहानी चल रही है, बर्मा की अपनी कहानी है, म्यांमार की, या श्रीलंका। तो हमें इनमें अपने कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिस्ट ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ हमें अपने आप को सुदृढ़ करना पड़ेगा। एक तो पड़ोस में कौन होगा, दूसरा हमारे जियोपॉलिटिक्स में जो बड़े हल्के हैं, जैसे हमारे वेस्ट के साथ रिलेशंस कैसे हैं, ये हमें रिवाइव करना पड़ेगा। पैसिफिक में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, या हम मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, या अरब के साथ, जो मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया है, इस बात को मानना पड़ेगा। और मैं क्रेडिट देता हूँ, जो मेरी समझ है बौद्धिक स्तर पर, अमेरिका को आज हमने थोड़े बेटर ढंग से टैकल किया है, क्योंकि हम अरब कंट्रीज़ को डील कर पाए। और ये मोदी साहब का क्रेडिट जाता है फॉरेन पॉलिसी को लेकर। इसको लेकर लोगों ने बात नहीं करी है। तो नए अलायंस की बात, या जो अभी रिसेंटली अलायंस बने, अरब कंट्रीज़ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में भेद करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना बड़ी बात है। इस तरह के अलायंसेस की हमें ज़रूरत है। कुछ रियलिस्टिक पार्टनर्स जो ट्रेड में, मुझे लगता है चाइना के साथ हमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। ब्रिक्स में हम उनके साथ हैं,
और भी कई अलायंस है, SCO, जहाँ तक चाइना के साथ पाकिस्तान भी है, शंघाई कॉरपोरेशन जो है प्लेटफॉर्म। तो इन तरह के प्लेटफॉर्म्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में अलाइंसेस के बिना जियोपॉलिटिक्स में मैटर हल नहीं होते। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों को अभी एक रफ्तीली रेत पर चलते हुए हमें बहुत सलीके से संभलते हुए चलने की आवश्यकता है। अगर मैं इसको एक पोइटिक सेंस में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम ना भूलोगे हमें तब जब हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, और अगर हमने तुम्हें भुला दिया तो तुम हमें याद कर नहीं पाओगे। वफादारी या जियोपॉलिटिक्स एक सेट पैटर्न पर एड्रेस होती है। अब आपके कुछ हित होते हैं और कुछ आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं। लोकल या म्यूचुअल हितों के लिए लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को नहीं छोड़ा जाता है। जो गलती हमसे यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया को अकेला छोड़ने की हुई है, या हमने उनको ही पाठ पढ़ा दिया, अरे साहब युद्ध नहीं होना चाहिए। आज जब हमारे साथ समस्या थी तो वो हमारे साथ खड़े थे या नहीं थे, मैं इस पर प्रश्न नहीं करूँगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच एक ऐसा मंच है जहाँ आपके साथ कुछ लोग होने ही चाहिए। और मैंने कहा कि भारत का कोई शत्रु था या नहीं आप तय करें, लेकिन भारत ने बहुत सारे मित्र बनाए हैं और इसको रिटेन करना पड़ेगा। प्रक्रिया जारी है। भारत जिस तरह से ग्लोबल पावर इकोनॉमी में बन रहा है, देश चाहेंगे कि भारत से जुड़े। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, ये एक बड़ा डायरेक्शन हो सकता है जहां हम काम कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। मुझे भी इस विषय में मज़ा आया बात करके, और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को भी मज़ा आया होगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब हम इस तरह के मंच पर देश की बात को रखते हैं तो कोई बात इस तरह से ना समझी जाए जो हम नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि आर्थिक मंच या सामाजिक मंच अलग होते हैं, लेकिन जब देश के मुद्दों पर बात करते हैं तो एक व्यक्ति विशेष या एक प्लेटफॉर्म विशेष वो बात नहीं कर रहा है, हम एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव में ये बात कर रहे हैं, और ये हमें डिस्क्लेमर में भी बताना चाहिए। आपने अपना समय देकर यहाँ बुलाया, धन्यवाद। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक चाय की तरफ बढ़े।